गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछली 2 कक्षाओं में मांग की लोच के बारे में पढ़ा था। मांग की लोच की विधियां कौन कौन सी है? मांग की लोच की विधियां हैं प्रतिशत विधि, चाप लोच विधि, व्यय विधि, बिंदु लोच विधि और बिंदु लोच विधि और ज्यामिति विधि और नेक्स्ट है अवकलन विधि, अवकलनीय विधि। ये विधियां, इनमें से हमने प्रतिशत विधि पढ़ ली, व्यय विधि पढ़ ली, ज्यामिति विधि पढ़ ली, 3 विधि पढ़ ली और 3 विधि आज पढ़ लेंगे और इसको आज खत्म क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आशा और उम्मीद है कि आप पिछली 3 वीडियो को देखा होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। आज हम चाप लोच पढ़ेंगे, फिर बिंदु लोच को देखेंगे, फिर फाइनल में अवकलनीय विधि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और इसे क्लोज करेंगे, अपनी ओर से पैकअप करेंगे इसे। अब देखते हैं हाँ जी, आज की पहली विधि चाप लोच विधि, चाप लोच या आर्क लोच विधि। ठीक है, इस विधि का इस्तेमाल या उपयोग हम तब करते हैं जब 2 बिंदुओं के मध्य अपने को लोच याद करनी हो। जैसे मान लो एक डिमांड कर रही है, ये O X ये Y, इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी है और ये डिमांड कर रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि 100 रुपए पे 10 वस्तु की मांग कर रहा है, 80 कीमत पर 16 वस्तु की मांग कर रहा है। तो मांग की लोच याद करो, ये बिंदु A है, ये B है। वो से कहना चाह रहा है कि A से B तक, A to B तक लोच याद करो, या फिर वैसे कह सकता है B to A लोच याद करो। यानी कि 2 मध्य बिंदुओं के मध्य लोच याद करना हो, ऐसी स्थिति में हम आर्क लोच मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, आर्क लोच मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये चेंज इन P, चेंज इन क्वांटिटी, ये यहाँ से आता है, जो चेंज हुआ वो क्वांटिटी में चेंजेज है, यहाँ से चेंज हुआ वो प्राइस में चेंजेज है। ठीक है, ये कैलकुलेट करते समय में हम इस मेथड का फॉर्म यूज करते हैं, चेंज इन Q अपॉन Q, P अपॉन चेंज P। और इस मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम लोच का बाहरी रूप से या मोटे अर्थों में पैमाना अंतर पता करना हो, यानी कि मोटे मोटे तौर पर लोच कैलकुलेट करना हो, तब इस मेथड का यूज करते हैं और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। नहीं है, ऐसा ही हो सकता है कि बकरे के माँ कब तक खेल मनाएंगे, सूत्र आपके पास में है, लगा के देख लेते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ से देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कहना चाह रहा है कि प्राइस 10 होने पर 100 प्राइस होने पर 10 क्वांटिटी, प्राइस 18 होने पर 16, ये P से P1 होने पर ये, और Q से Q1 होने पर कि Q, और ये Q1 क्वांटिटी होने पे ये। तो पहले मैं A से B तक की लोच निकाल लेता हूँ, A to B के मध्य लोच ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्वांटिटी में पर चेंज,
इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये चेंज क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, P अपॉन चेंज P। ये इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P। ठीक है, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, है ना। इसका मतलब ये है, इस P का मतलब होता है चेंज इन प्राइस, P का मतलब पहली फर्स्ट प्राइस, ठीक है। इस क्वांटिटी का मतलब होता है फर्स्ट क्वांटिटी, ये है इसका एक मीनिंग है, चेंज इन क्वांटिटी। देखो पहले क्वांटिटी यहाँ की इस बिंदु की बात करते हैं, A से B मैंने दिया है, मैंने कहा A to B, तो A कितना है आपका 10 और 16 A से B तक, तो अपने चेंज इन क्वांटिटी, पहले 10 क्वांटिटी थी अब 16 क्वांटिटी है, तो चेंज कितना 6 अपॉन क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी कितनी थी 10, पहली क्वांटिटी कितनी थी 6 अपॉन 10 इंटू की जगह इंटू P का मतलब है पहले जब क्वांटिटी 10 थी तो प्राइस थी 100, कितना था 100, चेंज प्राइस में 100 थी अब 80 हो गई, चेंज कितना 20, और इसको सीधा सॉर्ट आउट करना, क्या करना है सॉर्ट आउट करना। देखो बड़ा सिंपल सा है, 1 2 नीचे कितना 1 2, ठीक है, ऊपर कितना होगा आपका 6, नीचे 2, अब 6 को 2 से डिवाइड करो आपका 3, आपका इलास्टिसिटी होगी 3, A से B के बीच, A to B के बीच में आपका इलास्टिसिटी कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। इस प्रकार से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम B to A, यानी कि अब उल्टा भी हो सकते हैं कि B से A के बीच में इलास्टिसिटी क्या होगी, अब ये भी देख सकते हैं यहां से यहां इलास्टिसिटी क्या होगी, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी, पहले 16 क्वांटिटी थी अब 10 हो गई, तो चेंज कितना है 6, कितना चेंज इन क्वांटिटी Q, अब Q यहाँ पे ना पहली क्वांटिटी है 16, पहले ऐसा नहीं 10, क्योंकि अब B से A ले रहे हैं तो जब B को लेते हैं तो उसके नीचे वाली क्वांटिटी लेते हैं, तो ये 16 इंटू P, यानी जब 16 थी तब प्राइस कितनी थी 80 और प्राइस में चेंज 80 to 20। अब देखो सीधा सा है, 0 से 0 कट गया भाई, 8 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ठीक है, ये यहां से 3 बार कट गया, 3/2 बराबर 1.5। देखो अब एक चीज है, A से B तक आने पर इलास्टिसिटी कितनी थी 3, और B से A तक आने पे कितनी है 1.5। तो चाप लॉज से हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जब इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमेशा अलग अलग आती है, ये याद रखना, क्या आती है ये हमेशा अलग अलग आती है और डिफरेंट आती है, और उनको हम अलग अलग तरीके से शो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा और समझें, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइट बड़ी परेशान करती है, महंगाई लाइट मार्केट में से लाइट भी परेशान करती है, नहीं है। देखो ये एक डिमांड कर्व है, यहां पे 20 रुपए भाई,
जब 20 रुपए दी तो 100 क्वांटिटी दी, ये क्वांटिटी दी, ये प्राइस है, ये ओ एक्स वाई, ठीक है। प्राइस, नई प्राइस कह सकते हैं, ये 16 और क्वांटिटी बढ़ के हो गई 140, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हम यहां से यहां के बीच में है चेंज इन क्वांटिटी, यहां से यहां तक चेंज इन प्राइस। अब मैं आपसे दो तरह के सवाल है मेरे, एक तो ये है कि ए से बी के मध्य लोच याद करो। देखो इससे पहले हमने जितनी भी इलास्टिसिटी कैलकुलेट की थी ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे की थी। किस पे की थी? एक निश्चित बिंदु पर की थी। लेकिन यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि ए से बी के मध्य लोच याद करो। या दूसरा सवाल इसका ये है कि बी टू ए, बी से ए के मध्य लोच याद करो। तो पहले मैं बताता हूं ए से मध्य। देखो जिस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं ना, उस पॉइंट की मात्रा पहली मात्रा होती है, उस पॉइंट की कीमत पहली कीमत होती है। जैसे ए टू बी देख रहे हैं, ए टू बी देख रहे हैं, तो ए बिंदु पर जो कीमत है वो पहली कीमत है और इसकी मात्रा पहली मात्रा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, पी इन चेंज पी, ये इलास्टिक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो क्वांटिटी में परिवर्तन, देखो पहले क्वांटिटी 100 दी, 100 यहां से यहां आ रहे हैं, तो पहली मात्रा यहां से यहां तक चेंज हो गया, 100 दी, अब कितना हो गया? 140। तो 40 अपॉन क्वांटिटी, अब क्वांटिटी कौन सी है? पहली 100 इंटू पी, इसके सामने वाला प्राइस कितना? 20 चेंज पी, पहले 20 था, अब 4 हो गया, 16 हो गया, तो चेंज कितना है? 4। सिंपल सा 1 2 1 2, ठीक है। समझ में आया? 4 से 4 कट गया, 2 में 1 का भाग दिया तो 2। ये आपका इलास्टिसिटी आ गया भाई, यहाँ पे क्या आ गया? इलास्टिसिटी आ गया ए से बी के बीच में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगले को बी से ए जानने की इच्छा हो, बी टू ए, कि बी से ए हो सकता है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि जानना उसका अधिकार है। चेंज क्यू अपॉन क्यू, पी अपॉन चेंज पी, चेंज पी, चेंज पी। अब देखो चेंज क्वांटिटी, पहले अब यहां से बी से ए लेके बात कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? बी से, तो ये पहली क्वांटिटी आएगी, सेकंड क्वांटिटी आएगी। 140 से 100 क्वांटिटी हो गई, यानी कीमत यहां से यहां बढ़ने पर ही हो गई। अगर क्वांटिटी 140 है और 100 हो जाए तो कमी कितनी क्या है? 40। चेंज क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है? 140 इंटू पी, इसके सामने वाली प्राइस कितनी है? 16 और प्राइस में चेंज कितना? 4। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक कितना आ गया? 4 आ गया। अब देखो सिंपल सा, इसको इससे काट दो, 4 से 4 कट गया, ये 16 अपॉन 14, ये 8 बार कट गया, ये 7 बार कट गया, है ना। तो ये 8 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 171.0 ये आपका इलास्टिसिटी हो गया 1.1। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी 2 है, यहाँ पे इलास्टिसिटी 1.1 है। इस प्रकार से हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस मेथड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस मेथड से। ठीक है। और इस मेथड का इस्तेमाल हम उसी समय करते हैं जब आपको दो बिंदुओं के मध्य लोच ज्ञात करनी हो। कब? दो मध्य बिंदुओं के लोच ज्ञात करनी हो, तब इसमें आर्क मेथड और चाप मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हमारा प्रतिशत विधि हो गई, प्रतिशत हो गई,
वे हो गया, चाप हो गया, है ना, प्रतिशत हो गया, चाप हो गया, ज्यामिति हो गई, और लास्ट आ जाओ अवकलन विधि। अवकलन विधि ये सर आज की लास्ट विधि है और काफी इंटरेस्टिंग मेथड है। विधि, इस विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास डिमांड कर्व एक फंक्शन के रूप में हो। किसके रूप में हो? फंक्शन के रूप में हो। जब डिमांड कर्व एक फंक्शन के रूप में होता है तब इस मेथड का यूज करते हैं। किस मेथड का यूज करते हैं? इस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड का यूज करते समय एक इसका एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी dx अपॉन dp, dp p इंटू एक्स, p इंटू एक्स, ये इसका फॉर्मूला, p इंटू एक्स। जैसे कोई नंबर है, नंबर देता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक मिनट, ये ऐसा एक नंबर है x बराबर 180 माइनस 3p और p बराबर 20 है। मान लो एक ऐसा सवाल हो गई और आपसे पूछे कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, भाई क्या याद कैलकुलेट करो? वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप बड़े कंफ्यूज में हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आपने नंबर देखे थे और ये स्पेशल नंबर आ गया, नया तरीका आ गया। लेकिन भाई समाधान जरूरी है, समाधान तो जरूरी है। अब करोगे क्या? जब आपका इस तरह एक फंक्शन के रूप में आपका दिया हुआ हो तब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। dx अपॉन dp p इंटू एक्स। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आपको क्या दिया गया है वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें प्राइस तो है भाई अपने पास, ना तो x है ना dx अपॉन dp है, तो x कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट है? x कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला में p का मान रख देते हैं 180 माइनस 3p, p कितनी है? 20, तो x बराबर कितना आ गया? 180 माइनस 60, x इक्वल टू 120। ठीक है, आपके पास प्राइस भी आ गई और ये भी आ गया, p इंटू एक्स। आपके पास x भी आ गया और प्राइस भी आ गया। अब नहीं बचा तो आपके पास में डेल x अपॉन dp। देखो dx अपॉन dp करने के लिए एक फॉर्मूला अवकलन करने का। अगर मान लो किसी संख्या ये x है, इसकी पावर n है, x की पावर n है, तो n, अगर x की पावर n है और इसका अवकलन करना है तो इसका अवकलन इस प्रकार से होगा कि x तो n तो आगे क्या है? n तो आगे x और n माइनस 1, ये इस प्रकार से अवकलन करते हैं। ये पावर तो क्या जाती है सामने और पावर में से एक हट के ऊपर जाता है। अब ऐसा ही है ये, और हमेशा याद रखना कांस्टेंट नंबर का, कांस्टेंट नंबर कितना है उसका अवकलन 0 होता है। तो पहले 180 है, इसका अवकलन करते हैं, फंक्शन का अवकलन करते हैं dx अपॉन dp, तो इसका अवकलन करेंगे 180 का, इसका अवकलन तो आएगा 0 माइनस। अब यहां पर किसी की घात नहीं हो तो हम एक घात मानते ही होता ही है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और एक में से एक घटाएगा तो कितना? 0, तो p का मान रहा नहीं, ओनली 3, इसका अवकलन आएगा। अब इसकी जगह रख देते हैं वैल्यू 3 इंटू 120 p इंटू एक्स। प्राइस कितना है? इसकी पूरे की जगह 3 आ गया और ये -3 इंटू
p कितना है 20 और x कितना है 120, ठीक है, 0 से 0 चला गया, 2 दूनी 6 माइनस 0.5, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, ठीक है। इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेटा, मेहनत करने से ही होगा ये। अवकलन काफी सिंपल से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में है, लेकिन आप टेंशन ना करें, ये आपके नहीं आएगा, आपके नहीं आएगा। इस प्रकार से हम आज मांग की लोची विधियां कंप्लीट कर ली हैं। अब इसकी श्रेणियां बची हुई है, उसको देख लेते हैं फटाफट। मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की लोच की श्रेणियां, ठीक है। ये 5 श्रेणियां हैं भाई। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी 0 और इलास्टिसिटी इनफिनाइट। इलास्टिसिटी इनफिनाइट। पहले मैं इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिसिटी की बात करता हूं, ठीक है। जिस अनुपात में जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो, कीमत में परिवर्तन हो, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो उसी अनुपात में मांग की मात्रा में, उसी अनुपात में मांग की मात्रा में परिवर्तन हो, ऐसे में लोच इकाई होती है। और इसका रिजल्ट हमेशा एक आता है। एग्जांपल की देखो, मैं किसी वस्तु की कीमत 100 थी, कितनी थी 100, और क्वांटिटी भी कितनी थी 100, प्राइस गिर के हो गई 75 कितनी, और क्वांटिटी बढ़ के हो गई 125। अब आपसे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बोल रहे है ना, तो आपको फॉर्मूला पता है, चेंज क्यू अपॉन क्यू, पी अपॉन चेंज पी, ये इसका फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी 100 थी, अब 125 हो गई, तो कितना परिवर्तन, क्वांटिटी पहले कितनी थी 100, प्राइस पहले प्राइस कितनी थी 100, प्राइस में चेंज पहले 100 थी, अब 75 हुई, कितना चेंज 25। अब देखो बच्चे कहेंगे सर इससे ये कट गया है और इससे ये कट गया और एक जीरो आंसर, ऐसा नहीं है बेटा, इसका आंसर है 1, क्योंकि इसे 2 जीरो से 2 जीरो है, 25 भाग देंगे कितना आता है 1, तो 1 इसका आंसर है। अर्थात इकाई लोच उसे कहते हैं जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो उसी अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन हो तो वस्तु की लोच इकाई लोच कहलाती है। और इकाई लोच का आंसर हमेशा 1 होता है, याद रखना। क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। दूसरी है इकाई से अधिक लोच, इकाई से अधिक लोच।
क्लोज, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिसिटी। ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु की, किसी इंक खत्म हो गई, वही इंक खत्म हो गई, चलो कोई बात नहीं, इंक आई जाएगी, तो पढ़ना तो रुकेगा, इंक रुक जाएगी तो किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक, किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक, किसी वस्तु की मांग की मात्रा में, किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक उसकी मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन इकाई से अधिक लोच कहलाती है। जैसे EP बराबर चेंज इन क्वांटिटी एंड क्यू P अपॉन चेंज P, ये फॉर्मूला है भाई, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 का। 100 रुपए कीमत थी और क्वांटिटी थी 10, प्राइस बढ़ के हो गई 120 हुई, कितना 120, और क्वांटिटी बढ़ के हो गई 20। इकाई से अधिक लोच का हमेशा रिजल्ट ना 1 से अधिक आता है, 1 से अधिक आता है। अब इसे सॉर्ट आउट करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अच्छा आगे कर देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी 10 थी, अब 20 हुई, चेंज कितना है 10, और क्वांटिटी पहले कितनी थी 10 अपॉन 10, फॉर्मूले P, जब 10 क्वांटिटी थी 100 और चेंज कितना 20, देखो ठीक है। इसका आंसर है 5, वेलोसिटी 5, यानी कि मांग की जो इकाई से अधिक लोच बताती है कि जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो, उससे अधिक अनुपात में यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। क्या होती है? इकाई से अधिक होती है। तो ये एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मांग की लोच इकाई से कम, इसका रिजल्ट हमेशा 1 से कम होता है। ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने
होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन कम होता है। आनुपातिक, पानी की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन कम होता है। तो ऐसी स्थिति में लोच इकाई से कम होती है। लोच इकाई से कम होती है। किससे कम होती है? इकाई से कम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 50 रुपए की वस्तु की कीमत है, वो 40 हो गई है ना। 50 कीमत पे 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर लेते हैं और 60 होने पर 104 क्वांटिटी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो लॉस इकाई से कम होगी। जैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चेंज Q अपॉन Q, P अपॉन चेंज P, ठीक है। चेंज क्वांटिटी में 100 थी, अब 104 हो गई, तो चेंज कितना 4। पहली वाली क्वांटिटी 100, P 50, चेंज 10, ठीक है जी। ये कितनी बार? 2 बार, ये 2 बार, ठीक है। अब 2 को 10 से डिवाइड करो, कितनी बार जी? 0.2 बार, 0.2 बार आपकी इलास्टिसिटी होगी 0.2 बार। ऐसे नहीं तो 5 बार। कुछ महान विद्यार्थी जब भी इसी स्थिति तो उल्टा डिवाइड कर देते हैं, फिर 10 में 2 का भाग देते हैं, बोलो सर 5 आंसर आ गए हमारे। ऐसा नहीं है। तो ये आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गई। इस प्रकार से मांग की लोच के 2 प्रकार होंगे। कितने प्रकार है? 2। जीरो लोच और इनफिनाइट लोच। कीमत जीरो लोच ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में हल्का सा परिवर्तन हो और उसकी मांग की मात्रा में बहुत सारा परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच अनंत लोच होती है। अनंत लोच होती है। जीरो लोच किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाए और उसकी मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी स्थिति मांग की लोच शून्य होती है। अब इन 5 लोचों को मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद है ना। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और मैं डायग्राम से थोड़ा समझा रहा हूं आपको मैं। देखो ये दोनों एक्स है, ओ एक्स वाई। अगर ऐसे कोई रेखा हो तो बिल्कुल इनके बीचों बीच में हो, ऐसी हो। ऐसी कंडीशन में इस बिंदु पर, इस वक्र पर मांग की लोच की इकाई के बराबर। कैसी होगी? इकाई के बराबर, ठीक है। ओ एक्स वाई। अगर आपका मांग वक्र इससे बाहर खुलता हुआ हो, बाहर की ओर हो, तो इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1। कैसी होगी? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर आपका मांग वक्र ओ एक्स वाई अगर ये इससे पहले क्लोज हो रहा हो तो इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। अगर आपका डिमांड कर्व ऐसा हो,
और बिल्कुल ऐसा हो तो इलास्टिसिटी इनफिनाइट, बिल्कुल ऐसे। अगर आपका डिमांड कर्व ऐसा बना है, आपकी लॉच होगी जीरो। क्या होगी? जीरो लॉच। क्या होगी? जीरो लॉच। इस प्रकार से हम इलास्टिसिटी की हम वर्गीकरण कर सकते हैं। आज हमने मेथड पढ़ा और इनकी सीरीज पढ़ी, मान के लॉच प्रकार पढ़ लिए। इस प्रकार से हमारा आज लॉच का टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा और उम्मीद है कि आप घर बैठ के से मलाई पढ़ रहे होंगे और वीडियो समझ में नहीं आया एक दो बार देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो आप कॉलेज में आकर संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।